Hello and welcome back all of you to the revision lectures of oral surgery. We are revising the topic of the oral surgery syllabus given by the commission. Today we have finished exodontia. Now we are proceeding to suturing in maxillofacial surgery. Then we will finish management of impacted teeth and then a very little small topic surgical endodontics. And we are starting now with suturing in maxillofacial surgery. What is suturing? Suturing is wound closure for healing of wound. It helps in aesthetic healing of wound. Suturing is wound closure for healing of wound and it helps in aesthetic healing of wound. Wound healing is a process of repair of tissue defect. What is wound healing? A process of repair of wound defect. The thing we need for suturing is needle. There are two types of needle, straight needle and curved needle. Straight needle, its use is limited in maxillofacial region. Straight needle का use maxillofacial region में बहुत limited है. It is mostly used in abdominal region. Straight needle जो है maxillofacial region में बहुत कम use होता है, abdominal region में उसका ज़्यादा use होता है. तो हमारे काम की needle कौन सी है? हमारे काम की needle है curved needle on the basis of its design. जो हम लोग use करते हैं वो है curved needle. Curved needle is most commonly used in maxillofacial region. हाफ सर्कल मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन ओएस सर्जरी. ओएस सर्जरी में 1/2 सर्कल या हाफ सर्कल निडल जो है वो हम लोग सबसे ज्यादा यूज करते हैं मोस्ट कॉमनली ओरल सर्जरी में. क्रॉस सेक्शन में अगर देखा जाए तो हम लोग राउंड बॉडीड नीडल, क्रॉस सेक्शन में अगर निडल के हम लोग क्लासिफिकेशन देखें तो हम लोग राउंड बॉडीड नीडल यूज करते हैं जनरली फॉर क्लोजर ऑफ all intraoral mucosal wounds as it is gentle on this and fragile mucosal tissues. ठीक है, क्रॉस सेक्शनल में अगर राउंड बॉडीड है, राउंड बॉडीड नीडल हम लोग यूज करते हैं जनरली इंट्राओरल म्यूकोजल वुंड की क्लोजर के लिए क्योंकि ये जेंटल होता है थिन म्यूकोजास पे एंड फ्रेजाइल म्यूकोजल टिश्यूज पे. स्वैग्ड नीडल, ठीक है, बेस्ड ऑन हाउ सूचर मटेरियल अटैच टू इट. किसी भी नीडल से कोई भी सूचर मटेरियल आप कैसे अटैच करोगे उस बेसिस पे हम लोग स्वैग्ड नीडल यूज करते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज ए ट्रॉमेटिक नीडल. ठीक है, ये हो गई नीडल की बात हमारी. अब सूचर मटेरियल, सूचरिंग के लिए सूचर मटेरियल की भी हमें जरूरत पड़ेगी. तो एक आइडियल सूचर मटेरियल कैसा होना चाहिए? द प्रॉपर्टीज ऑफ सूचर मटेरियल इज इट शुड प्रोड्यूस लीस्ट टिश्यू रिएक्शन. सिंथेटिक सूचर मटेरियल हैव लेस टिश्यू रिएक्शन. ठीक है, तो सिंथेटिक सूचर मटेरियल हम लोग यूज करते हैं, उसका टिश्यू रिएक्शन के चांसेस उसमें कम होते हैं when compared to natural materials. React with tissue should be minimal to enable good wound healing enable good wound healing after suturing. suturing के बाद suture material ना टिश्यू से बहुत कम रिएक्ट करना चाहिए so that wound healing अच्छी हो. और टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है suturing मटेरियल की वो एडिकेट स्ट्रेंथ होना चाहिए, अच्छी स्ट्रेंथ होनी चाहिए टेंसाइल स्ट्रेंथ suturing मटेरियल की. Sutures should have less capillary action या it should show no wicking effect. ठीक है, suture में capillary action नहीं होना चाहिए या फिर wicking effect नहीं होना चाहिए. तो क्या है ये wicking effect? It means that it should absorb less fluid when it is within the tissue and so its strength remains for a longer period of time. Wicking effect में क्या है? नहीं क्यों होना चाहिए? Wicking effect नहीं होना चाहिए. suture material जो है वो fluid ना liquid ना कम absorb करना चाहिए जब वो टिश्यू के अंदर हो. इससे इसकी स्ट्रेंथ लंबे समय तक रहेगी. सूचर मटेरियल दो टाइप के होते हैं, एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल. एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल होते हैं ना, वो यूजुअली 2 months या 60 days के अंदर डिग्रेड करते हैं. ठीक है, यूजुअली 2 months और 60 days के अंदर डिग्रेड करेंगे. एग्जाम्पल क्या है? कैटगट है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड है, एटसेट्रा है. तो प्लेन कैटगट डिजॉल्व्स आफ्टर 3 to 5 days. अगर हम सूचर किसी की प्लेन कैटगट से सूचरिंग करें तो वो 3 से 5 दिन में डिजॉल्व हो जाता है. और ये लिया कहाँ से जाता है? शीप के इंटेस्टाइन से. प्लेन कैटगट हम लोग शीप के इंटेस्टाइन से लेते हैं. क्रोमिक कैटगट डिजॉल्व्स आफ्टर 7 to 10 days. क्रोमिक कैटगट जो है वो 7 से 10 दिन बाद डिजॉल्व हो जाते हैं. एंड पॉलीग्लैक्टिन दैट इज विक्राइल इट डिजॉल्व्स आफ्टर 30 days. हो गया. कैटगट वॉज फर्स्ट एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल. कैटगट जो था वो पहला एब्जॉर्बेबल सूचर मटेरियल था एंड इट इज डिराइव्ड आइदर फ्रॉम
सीरोजल लेयर ऑफ काउज इंटेस्टाइन दैट इज बोवाइन सोर्स है होगा, या फिर सब म्यूकोजल फाइब्रस लेयर ऑफ शीप इंटेस्टाइन, या फिर शीप के इंटेस्टाइन से ये जो है हम लोग डिराइव करते हैं। नॉन एब्जॉर्बेबल में क्या होता है? नॉन एब्जॉर्बेबल में सिल्क हो गया, नाइलिन हो गया। सिल्क वाले को 5 से 7 दिन में हम लोग रिमूव कर देते हैं। नाइलिन वॉज द फर्स्ट सिंथेटिक सूचर मटेरियल, द फर्स्ट सिंथेटिक सूचर मटेरियल वॉज नाइलिन। अब देखते हैं टेक्निक ऑफ सूचर्स। इंटरप्टेड सूचर्स, टेक्निक्स ऑफ सूचर में फर्स्ट है हमारा इंटरप्टेड सूचर्स। इंटरप्टेड सूचर इज मोस्ट कॉमन यूनिवर्सली यूज्ड टाइप ऑफ सूचरिंग टेक्निक। द मोस्ट कॉमन यूनिवर्सली यूज्ड टाइप ऑफ सूचरिंग टेक्निक इज इंटरप्टेड सूचर्स। इंटरप्टेड सूचर्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड और सबसे कॉमन है। इट अलाउज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेंशन अलोंग वुंड। If placed in a row, loosening of one stitch will not influence the rest. इसमें क्या होगा? इंटरप्टेड सूचर्स में कोई एक सूचर अगर लूज भी हो जा रहा है ना, इसकी वजह से बाकी सारे सूचर और लूज नहीं होंगे। एडिमा और हेमाटोमा के केस में इंटरप्टेड सूचर्स का यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा है कंटिन्यूअस सूचर। कंटिन्यूअस सूचर इज यूजुअली यूज्ड फॉर सूचरिंग लॉन्ग इंसिजन। लॉन्ग इंसिजन अगर है तो हम लोग कंटिन्यूअस सूचर का यूज करते हैं। ये टेक्निक फास्टर है, लेकिन एक सूचर लूज हुआ ना तो सारे सूचर लूज हो जाते हैं, सारे सूचर में अफेक्ट होता है। ये था हमारा कंटिन्यूअस सूचर। नेक्स्ट इज मैट्रिक्स सूचर। मैट्रिक्स सूचर 2 टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल सूचर और वर्टिकल सूचर। हॉरिजॉन्टल सूचर व्हेन टाइट रीअप्रोक्सीमेशन इज नीडेड। हॉरिजॉन्टल सूचर हम लोग कब देंगे? जब टाइट रीअप्रोक्सीमेशन की जरूरत होगी, जैसे कि क्लोजर ऑफ ओरोएंट्रल फिशुला में, म्यूकोजा ओवर अ सिस्टिक कैविटी, सिस्टिक कैविटी के ऊपर के म्यूकोजा को हमें वापस से सूचर करना हो तो। वर्टिकुलर हम लोग कब करेंगे? स्किन वुंड्स, वर्टिकल स्किन वुंड्स के केस में हम लोग वर्टिकल मैट्रिक्स सूचर देंगे। और हॉरिजॉन्टल कब देंगे? जब हमें टाइट अप्रोक्सीमेशन चाहिए होगा। नेक्स्ट सूचर इज फिगर ऑफ 8 सूचर। फिगर ऑफ 8 सूचर इज टू मेंटेन ब्लड क्लॉट hemostatic materials in the alveolar socket after extraction. फिगर ऑफ 8 सूचर हम लोग कब देते हैं? एक्सट्रैक्शन सॉकेट में देंगे। ब्लड क्लॉट को मेंटेन करने के लिए, हीमोस्टेटिक मटेरियल को सॉकेट के अंदर पैक करने के लिए एक्सट्रैक्शन के बाद फिगर ऑफ 8। एक है सब क्यूटिकुलर सूचर। सब क्यूटिकुलर सूचर फॉर कॉस्मेटिक क्लोजर ऑफ वुंड। सब क्यूटिकुलर सूचर क्यों देंगे? वुंड के कॉस्मेटिक क्लोजर के लिए। क्यों जरूरत पड़ती है हमें सूचर की? क्या जरूरत है सूचर की? तो सूचर है ना, रीअप्रोक्सीमेशन ऑफ वुंड्स टुगेदर अंटिल हीलिंग अकर्स। जब तक हील नहीं हो जाए ना, तब तक वुंड को रीअप्रोक्सीमेट करने के लिए हमें सूचर देने की जरूरत पड़ती है। टू प्रोटेक्ट अंडरलाइंग टिश्यू फ्रॉम इन्फेक्शन। अंडरलाइंग टिश्यू को, वुंड की जगह के अंडरलाइंग टिश्यू को इन्फेक्शन से बचाने के लिए सूचरिंग की जरूरत पड़ती है। प्रिवेंटिंग पोस्ट ऑपरेटिव हैमरेज। पोस्ट ऑपरेटिव हैमरेज को प्रिवेंट करने के लिए हमने सूचर देके वुंड को क्लोज करना होता है, सील करना होता है। 2 सूचर के बीच में डिस्टेंस कितना रहेगा? 3 to 4 mm। डिस्टेंस बिटवीन 2 सूचर्स अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 mm। अब सूचरिंग तो कर दी, नॉट कैसे देंगे सूचर में? तो सर्जन नॉट। सर्जन नॉट में क्या होता है? फर्स्ट टाई इज मोर स्टेबल, डज नॉट स्लिप अवे इजिली वाइल प्लेसिंग द सेकेंड। सर्जन नॉट में पहले टाई जो होगा वो स्टेबल होता है, स्लिप नहीं होता है इजिली जब हम लोग सेकेंड नॉट दे रहे होते हैं। सूचरिंग की और क्या टेक्निक है? अगर हमें नीडल से सूचर नहीं करना है, थ्रेड वगैरह से, तो स्टेपल्स। Alternative to suturing is closure of wound are used for wound approximation। स्टेपल्स जो है वो अल्टरनेटिव है सूचरिंग के, वुंड क्लोजर के लिए, वुंड अप्रोक्सीमेशन के लिए। स्टेपल्स हम लोग ओरल कैविटी में यूज नहीं कर सकते हैं, तो स्टेपल्स वुंड ऑन ट्रंक एंड स्कैल्प। ट्रंक और स्कैल्प के वुंड के लिए स्टेपल्स का यूज कर सकते हैं। नॉट यूज्ड इन सॉफ्ट टिश्यू, म्यूकोशल क्लोजर और इंट्राओरल म्यूकोजा। स्टेपल्स में स्टेपलर की जो है वो जो हेड है स्टेपलर का, स्किन सरफेस पे 60 डिग्री के एंगल पे हम लोग स्टेपलर को रखते हैं, फिर स्टेपल करते हैं। स्टेपल के बाद वुंड क्लोजर का एक और एडहेसिव, टिश्यू एडहेसिव है। सूचरिंग हो गई हमारी, स्टेपल्स हो गए, टिश्यू एडहेसिव्स वुंड क्लोजर के लिए। ये क्या है? ऑल्सो कॉल्ड टिश्यू ग्लो। टिश्यू एडहेसिव्स को टिश्यू ग्लो भी कहते हैं। साइनो एक्रिलेट अवेलेबल एज, साइनो एक्रिलेट है जो कि ऑक्टाइल साइनो एक्रिलेट या एन ब्यूटाइल 2 साइनो एक्रिलेट
हम लोग यूज़ करते हैं टिश्यू एडेसिव्स के फॉर्म में सिंपल वुंड और लैसिलेशन को क्लोज करने के लिए। किस में यूज़ कर सकते हैं हम इनको? पेशेंट जो कोऑपरेट नहीं कर रहे, सूचरिंग के लिए अनकोऑपरेटिव चिल्ड्रन है, या क्लोजर ऑफ वुंड इन पेशेंट्स वेयर फॉलोअप में नॉट बी पॉसिबल। कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है? एडहेसिव टिश्यू एडेसिव का मोबाइल एरियाज ऑफ स्किन सच एज बोनी प्रोमिनेंसेस एंड जॉइंट्स। यहाँ बोनी प्रोमिनेंसेस एंड जॉइंट्स में टिश्यू एडेसिव्स यूज नहीं कर सकते हम लोग। टेक्निक क्या है? डीपर लेयर क्लोजर इज डन प्रायर टू एप्लीकेशन ऑन द स्किन और म्यूकोसा। ऊपर के लेयर पे लगाने से पहले हमें डीपर लेयर क्लोजर करना होता है। उसके लिए हमने क्या करना है? अल्कोहल या एसीटोन से क्लीन करना है स्किन को। N-butyl 2-cyanoacrylate is available as a single-use droplet vial. It is applied along the wound margin. wound के margin पे अप्लाई करके प्रेशर दे दो, wound adhesive टिश्यू एडेसिव से wound सील हो जाएगा। ठीक है। इट टेक्स अबाउट 30 सेकेंड्स फॉर दिस रिएक्शन। 30 सेकेंड्स लगता है इस रिएक्शन के लिए। और 7 से 14 दिन बाद जो है, अगर उसको टच नहीं करो तो वो खुद ही जो एडेसिव है वो बाद में स्लविंग के फॉर्म में निकल आता है एपिडर्मिस से बाहर, और आपका टिश्यू हील हो जाएगा पेशेंट का। यूजफुल कैसे है? एडवांटेज क्या है इसका? इट इज यूजफुल फॉर वुंड क्लोजर इन अनकोऑपरेटिव पेशेंट एज द प्रोसीजर इज वेरी फास्ट, इट इज क्विक एंड इजी, इट प्रोवाइड्स अ वाटर टाइट क्लोजर एंड ऑल्सो फॉर्म्स एन एंटी माइक्रोबियल कोटिंग, डज नॉट रिक्वायर एनी सुचर रिमूवल, द कॉस्मेटिक रिजल्ट इज एक्सेप्टेबल। ये हमारा एडवांटेज टिश्यू एडेसिव का। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना, तो पेशेंट को फील होगा हीट। रिपीटेड वॉशिंग एंड वुंड केयर में रिमूव द एडेसिव्स, दिस में हैम्पर द हीलिंग, और हीलिंग हैम्पर हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा टेप। दिस में बी यूज्ड एज एन एडिशनल सपोर्ट फॉर वुंड्स दैट हैव बीन अप्रोक्सीमेटेड विद सर्जिकल एडेसिव्स या सियानो एक्रिलेट। तो सर्जिकल एडेसिव्स में हम लोग क्या यूज करते हैं? साइनो एक्रिलेट। may also be used as wound support after suture or staple. It may be used alone for a small non-exudative type. ठीक है। टेक्निक क्या है? डीपर लेयर को क्लोज करने के बाद वुंड को क्लीन करो अल्कोहल से। नथिंग मच इन टेप्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा खत्म हुआ सूचरिंग। अब हम लोग फ्लैप्स एंड इंसिजन डिजाइन देखते हैं माइक्रो सर्जरीज में ही। ये कंटिन्यूएशन है हमारा। अभी बहुत सारे टॉपिक आएंगे इसके कंटिन्यूएशन में। अब देखते हैं फ्लैप्स एंड इंसिजन डिजाइन। Flap should extend 1 or 2 teeth from each side of bone removal to avoid tension and trauma। जब हम लोग फ्लैप रिमूव करते हैं ना किसी सर्जिकल ऑपरेटिंग फील्ड पे किसी सर्जरी के लिए, तो जो फ्लैप है ना उसकी लेंथ जो होती है, जो हमारा ऑपरेटिंग साइट है ना, उससे 2 teeth from each side of the bone removal to avoid tension, उससे थोड़ा इधर का और इधर का फ्लैप हम लोग रिमूव करते हैं सो दैट टेंशन एंड ट्रॉमा को टिश्यू के अवॉइड करने के लिए। बेस ऑफ द फ्लैप, फ्लैप का बेस कैसा होगा? जो फ्लैप हमने उठाए हैं शुड बी ब्रॉडर देन द फ्री जिंजाइवल मार्जिन। हमेशा जो है फ्लैप यूं जाएगा, ठीक है। बेस जो है वो ब्रॉडर होगा फ्री जिंजाइवल मार्जिन से। क्यों? टू इंश्योर गुड ब्लड सप्लाई फॉर हीलिंग। ब्रॉडर बेस क्यों होगा? गुड ब्लड सप्लाई के लिए। जितना हम लोग बेस उठाएंगे ना उतना ज्यादा ब्लड सप्लाई उसके साथ आएगा। ब्लड सप्लाई ज्यादा गुड आएगा तो हीलिंग अच्छी होगी, इसलिए ब्रॉडर बेस होता है। विड्थ ऑफ द बेस शुड बी मोर देन द लेंथ। फ्लैप की लेंथ से ज्यादा विड्थ होना चाहिए। फ्लैप शुड बी बिगर देन द बोन डिफेक्ट इटसेल्फ, ठीक है, सो दैट मार्जिन आफ्टर सूचरिंग रेस्ट ऑन अ हेल्दी बोन। अगर यहाँ पे के डिफेक्ट को हमें ठीक करना है तो हमने ऐसे करके फ्लैप उठाना है, इससे थोड़ा इधर डिस्टेंस, ताकि जब हम लोग फ्लैप वापस रीअप्रोक्सीमेट करें तो इस हेल्दी जगह पे आके हमारा फ्लैप वापस क्लोज हो, ठीक है। तो फ्लैप शुड बी बिगर देन द बोनेट डिफेक्ट इटसेल्फ सो दैट मार्जिन आफ्टर सूचरिंग रेस्ट ऑन हेल्दी बोन टू प्रिवेंट वुंड डेहिसेंस। ये हमारे फ्लैप की प्रॉपर्टीज है कि हमारा फ्लैप कैसा और क्यों होना चाहिए। म्यूकोजा एंड पेरियोस्टियम शुड बी रिफ्लेक्टेड टुगेदर। फ्लैप पूरा म्यूकोजा और पेरियोस्टियम के साथ आपको उठाना है। अवॉइड एक्सेसिव पुलिंग ड्यूरिंग फ्लैप रिफ्लेक्शन। फालतू का खींचना नहीं है, फ्लैप टीयर होगा। एक्सेसिव पुलिंग नहीं करनी है हमें फ्लैप रिफ्लेक्शन के टाइम। सो यू डोंट कॉम्प्रोमाइज ब्लड सप्लाई, सो दैट ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। ये था हमारा फ्लैप कैसा होना चाहिए। अब फ्लैप के टाइप क्या क्या है? ट्रेपेजॉइडल फ्लैप। ट्रेपेजॉइडल फ्लैप में क्या होता है? ट्रेपेजॉइडल फ्लैप में 3 साइडेड फ्लैप होते हैं, 1 हॉरिजेंटल एंड 2 वर्टिकल। ट्रेपेजॉइडल फ्लैप हमारे वो 3 साइड के होते हैं, जिसमें एक हॉरिजेंटल साइड होगा, 2 वर्टिकल साइड होगा, ठीक है। फॉर एक्सेसिव सर्जिकल प्रोसीजर, जब बड़ा सर्जिकल प्रोसीजर हमें करना है तो हम लोग ट्रेपेजॉइडल फ्लैप प्रोसेस लेंगे।
अलाउ सर्जरी ऑन मोर देन वन टूथ। ट्रेपेजॉइडल हम लोग कब लेंगे, जब सर्जरी एक से ज़्यादा टूथ की करनी है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, जिंजाइवल रिसेशन होता है। दूसरा फ्लैप है, डिज़ाइन है हमारा ट्राइंगुलर फ्लैप, दो साइडेड होता है। ट्राइंगुलर फ्लैप टू साइडेड होता है, ठीक है, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। इट इज इजिली मॉडिफाइड बाई एडिंग अ वर्टिकल इंसिजन, और ये मॉडिफाइएबल होता है। ट्राइंगुलर फ्लैप में आप मॉडिफिकेशन बाद में भी कर सकते हो, एक वर्टिकल इंसिजन देके इजिली मॉडिफाई कर सकते हो। और लेंथनिंग हॉरिजेंटल इंसिजन, या तो वर्टिकल इंसिजन से या हॉरिजेंटल इंसिजन से। इसका भी डिसएडवांटेज क्या है, ट्राइंगुलर का भी जिंजाइवल रिसेशन शो होगा। नेक्स्ट फ्लैप टाइप इज इनवेलप फ्लैप। इनवेलप फ्लैप इज वन साइडेड फ्लैप, इसको हम लोग जिंजाइवल फ्लैप भी कहते हैं। ये सबसे कॉमन टाइप ऑफ फ्लैप है इनवेलप फ्लैप, ठीक है। ओवर 4 और 5 टीथ इफ द रिज इज ईडेंचुलस, अगर रिज ईडेंचुलस होगा तो हम लोग इनवेलप फ्लैप लेंगे, और 4 से 5 टीथ के ऊपर का फ्लैप लेते हैं। इंसिजन इज मेड ओवर क्रेस्ट ऑफ द रिज, मोस्टली इन पैलेट टू रिमूव इम्पैक्टेड टीथ, इजिली मॉडिफाइड, ठीक है। जो इंसिजन होता है इनवेलप फ्लैप के लिए कहाँ दे रहे हैं हम लोग, क्रेस्ट पे दे रहे हैं, रिज के क्रेस्ट पे दे रहे हैं, पैलेट साइड से इम्पैक्टेड टूथ को रिमूव करने के लिए, और ये इजिली मॉडिफाइबल होता है। इनवेलप फ्लैप में कोई जिंजाइवल रिसेशन नहीं हो रहा होता है, सॉरी, इनवेलप फ्लैप में जिंजाइवल रिसेशन हो रहा होता है, लिमिटेड एक्सेस होती है हमारे पास, रिफ्लेक्शन भी डिफिकल्ट होता है, एंड ग्रेट टेंशन ड्यूरिंग रिट्रैक्शन, टिश्यू टेंशन बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट इज सेमी ल्यूनर फ्लैप। सेमी ल्यूनर फ्लैप जो है ये कर्व होता है, कर्व फ्लैप होता है, तो सेमी ल्यूनर फ्लैप है। इट इज बिलो वेस्टिब्यूलर फोल्ड। जिंजाइवल रिसेशन या फिर फ्लैप में उन सारा फ्लैप जिसमें मार्जिनल जिंजाइवा इंक्लूडेड होगा ना, वहाँ फ्लैप सूचरिंग के बाद, हीलिंग के बाद जिंजाइवल रिसेशन जो है वो होगा ही। लेकिन सेमी ल्यूनर फ्लैप में क्या हो रहा है, इट इज बिलो वेस्टिब्यूलर फोल्ड, ठीक है, वेस्टिब्यूलर फोल्ड के बिलो से हम लोग ले रहे हैं, ये कर्व है। इट इज लोएस्ट पॉइंट ऑफ द इंसिजन मस्ट बी एटलीस्ट 0.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम जिंजाइवल मार्जिन। 0.5 सेंटीमीटर जिंजाइवल मार्जिन से अवे होना चाहिए यहाँ पे इंसिजन। एपिसेक्टोमीज के केस में करते हैं, स्मॉल सिस्ट के रिमूव में करते हैं, या फिर रूट टिप को रिमूव करना हो तो करते हैं। इसमें जिंजाइवल रिसेशन सेमी ल्यूनर फ्लैप में नहीं होता है। इट कैन बी मिस्टेकनली लोकेटेड, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है इसका कि आपको लोग ओवर द बोनी डिफेक्ट ड्यू टू मिस कैलकुलेशन, आप गलती से गलत जगह पे इसको सूचर कर सकते हो। एक होता है एलिप्टिकल इंसिजन, ये क्यों देते हैं हम लोग, बायोप्सीज के लिए कौन सा इंसिजन देंगे, एलिप्टिकल इंसिजन देंगे। 2 इंसिजन इसमें होता है दैट मीट एट एन एक्यूट एंगल, ठीक है, एलिप्टिकल इंसिजन बायोप्सीज के लिए देंगे। 2 इंसिजन दैट मीट एट एन एक्यूट एंगल। वाई और डबल वाई शेप्ड इंसिजन, ये क्या है, फॉर रिमूवल ऑफ बोनी एग्जॉस्टोसिस। वाई और डबल वाई शेप्ड इंसिजन क्यों देंगे, बोनी एग्जॉस्टोसिस की रिमूवल के लिए। ये हो गया। नेक्स्ट हमारा माइनर ओरल सर्जरी क्या है, कोरोनेक्टोमी। कोरोनेक्टोमी क्यों करते हैं हम लोग, फॉर इम्पैक्टेड मैंडिबुलर थर्ड मोलर विच आर इन सिग्निफिकेंटली क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू इंफीरियर एल्वियुलर नर्व। कोरोनेक्टोमी क्या एक माइनर ओरल सर्जरिकल प्रोसीजर है, ठीक है। इसमें मैंडिबुलर थर्ड मोलर की जब वो इंफीरियर एल्वियुलर नर्व के बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, बहुत पास होता है ना, तब हम लोग कोरोनेक्टोमी करते हैं। क्यों करते हैं ये, इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस फॉर ब्रोकन रूट फ्रैगमेंट्स विच आर डिफिकल्ट टू रिमूव। ब्रोकन रूट फ्रैगमेंट जो रिमूव करने के लिए डिफिकल्ट है उनके इसमें करते हैं। टू बी लेफ्ट बिहाइंड इन सीटू एंड मोस्ट ऑफ देम हील अनइवेंटफुली। कोरोनेक्टोमी में क्या करते हैं, ऊपर का क्राउन पोर्शन जो है उसको रिमूव कर लेते हैं, हटा लेते हैं, नीचे रूट जो है उसको सॉकेट में ही छोड़ देते हैं, वो वहीं रहता है, रूट रिमूव नहीं करते हैं कोरोनेक्टोमी में, ठीक है। एक तो ये मैंडिबुलर थर्ड मोलर अगर आईएन के पास है तो करते हैं। दूसरा, अगर ब्रोकन रूट फ्रैगमेंट है ना और निकालने में बहुत डिफिकल्टी हो रही है तो हम लोग कोरोनेक्टोमी करते हैं। इसमें पेशेंट को पूरा प्रोसीजर समझा देते हैं और बताते हैं कि वैसे तो कोई खतरा नहीं है, रूट आराम से रहेगा सॉकेट के अंदर, हीलिंग भी होगी, लेकिन कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत कम चांस है। ये पहले बहुत पास्ट में होता था, फिर बीच में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था इन्फेक्शन का सोचकर, अब फिर रिसेंटली यूएस, यूके एटसेट्रा में इस प्रोसेस को काफी यूज किया जा रहा है। कोरोनेक्टोमी में क्या हो रहा है, tooth is decoronated with the help of a burr at an angle of 45 degree.
क्या हो रहा है, टिथ के क्राउन को डीकोरोनेट कर ले रहे हैं, कट कर ले रहे हैं बर के हेल्प से। कितने एंगल पे, 45 डिग्री से, सीईजे के बिलो से। एंड द रूट्स आर रिड्यूस 2 to 4 mm बिलो द क्रेस्ट ऑफ बकल एंड लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट्स। बकल एंड लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट से 2 से 4 mm उसको नीचे कर देते हैं, सो डैट जब हीलिंग हो, सॉकेट हील हो और वहाँ का बोन वोन सब रिग्रेस हो, उसके बाद भी वो रूट पीस जो है वो अंदर ही रहे म्यूकोजा के। टूथ इज डीकोरोनेटेड विद द हेल्प ऑफ अ बर एट एंगल 45 डिग्री बिलो सीईजे एंड द रूट्स आर रिड्यूस 2 to 4 mm बिलो द क्रेस्ट ऑफ बकल एंड लिंगुअल कॉर्टिकल प्लेट्स। क्राउन ऑफ द टूथ इज रिमूव्ड लीविंग बिहाइंड द वाइटल रूट्स इन C2। कोरोनेक्टोमी में याद रखने की चीज ये है कि क्राउन रिमूव कर ले रहे और सॉकेट को, एल्वुलर रूट को, सेम क्राउन के रूट को एल्वुलर बोन में या सॉकेट में वाइटल रूट को छोड़ दे रहे हैं हम लोग वहीं पे। नेक्स्ट माइनर ओरल सर्जरी जो होती है वो होती है पेरिकोरोनाइटिस की। एक्यूट इन्फेक्शन विद एसोसिएटेड इन्फ्लामेशन ऑफ जिंजाइवल एंड कंटिग्यूअस सॉफ्ट टिश्यू। इसमें क्या हो रहा है, एक्यूट इन्फेक्शन एंड इन्फ्लामेशन दोनों होती है, जिंजाइवा की और आसपास के सॉफ्ट टिश्यू की। कवरिंग क्राउन ऑफ पार्शियली इरप्टेड इम्पैक्टेड मैंडिबुलर थर्ड मोलर। पेरिकोरोनाइटिस कॉमनली किसमें दिखता है, हमें मैंडिबुलर थर्ड मोलर में दिखता है। इम्पैक्टेड मैंडिबुलर थर्ड मोलर में पेरिकोरोनाइटिस मोस्ट कॉमनली दिखता है। जो जिंजाइवा है और आसपास का टिश्यू है वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, और ऐसा क्यों, जिंजाइवल टिश्यू कवरिंग इज ऑल्सो कॉल्ड ओपरक्यूलम। जो टूथ है उसके ऊपर जिंजाइवल कवरिंग आ जाती है जिसको हम लोग ओपरक्यूलम बोलते हैं। ऐसे केस में मैनेजमेंट क्या होगी, एक्सट्रैक्शन ऑफ अपोजिंग इम्पिंजिंग मैक्सिलरी थर्ड मोलर। जो अपोजिंग इम्पिंजिंग मैक्सिलरी थर्ड मोलर है ना, मैक्सिलरी थर्ड मोलर, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, या जो ओपरक्यूलम है नीचे ओपरक्यूलेक्टोमी करते हैं उसकी। इफ ओनली सॉफ्ट टिश्यू इम्पैक्शन, क्यों, अगर बस जिंजाइवा की वजह से इम्पैक्टेड है टूथ तो ओपरक्यूलेक्टोमी करके ऊपर वाले जिंजाइवा को मैंडिबुलर थर्ड मोलर के हटा देते हैं। और इफ रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ एक्यूट पेरिकोरोनाइटिस, और अगर पेरिकोरोनाइटिस हो जो बार बार आ जा रहा है, सबसाइड हो रहा है, फिर आ जा रहा है, तो सर्जिकल इम्पैक्शन ऑफ डी इम्पैक्शन ऑफ इम्पैक्टेड लोअर थर्ड मोलर शुड बी कैरिड आउट। अगर पेरिकोरोनाइटिस बार बार आ रहा है तो फिर आपको सर्जिकली रिमूव करना होगा इम्पैक्टेड थर्ड मोलर को। ये हुआ हमारा पेरिकोरोनाइटिस। अभी और भी वेरियस टॉपिक्स हैं छोटे छोटे माइनर ओरल सर्जरीज में, वो देख लेते हैं हम लोग। नाउ कमिंग टू सम कॉमनली यूज्ड एलिवेटर्स। तो कॉमनली यूज्ड एलिवेटर में पहला है हमारा स्ट्रेट एलिवेटर। स्ट्रेट एलिवेटर इज ऑल्सो नोन एज कूपलैंड एलिवेटर और लंदन हॉस्पिटल पैटर्न। दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइप यूज्ड फॉर लग्जेशन ऑफ द टिथ। द ब्लेड हैज अ कनकेव, ठीक है। नेक्स्ट इज हॉकी स्टिक और लंदन हॉस्पिटल एलिवेटर। दिस एलिवेटर इज सिमिलर टू क्रायस एलिवेटर विद द वर्किंग ब्लेड एट एन एंगुलेशन टू द शैंक, कुछ ऐसा होगा, ठीक है। Apexo elevator. These are straight elevator that resembles the but have a biangulated and sharp root working their maxillary. Cryos elevator is a straight elevator with a triangular blade. ठीक है, Cryos elevator के triangular वाले blade होते हैं. Working tip is angulated and the convex flat uses for extraction of root stems, radicular bone. Winters elevator. Winters elevator is a crossbar elevator. The shank is at right angle to the handle. It works on wheel and axle principle. Winters elevator works on wheel and axle principle. इसके बाद जो नेक्स्ट मेजर टॉपिक है सेम हेडिंग के अंदर हमारा फाइनल ओरल सर्जरीज में, वो इम्पैक्शन है। इम्पैक्शन मैंडिबुलर थर्ड मोलर्स का, मैंडिबुलर एंड मैक्सिलरी, और फिर कैनाइन का इम्पैक्शन। वो हम लोग नेक्स्ट सेपरेट लेक्चर में अच्छे से देखते हैं इम्पैक्शन को। ओके, ये वीडियो यहीं पे फिनिश करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में इम्पैक्शन को और फिर एंडोडोंटिक सर्जरी को देखकर ओएस हम लोग अपना फिनिश करते हैं।